Hello, my dear student. My name is दिवाकर सिंह कश्यप। एक बार फिर मैं आपके सामने क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की जो यूनिट 4 है उसका टॉपिक लेके आया हूँ आज, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड, या किसी किसी बुक में ये भी दिया गया है कि फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड एंड दिव्यांग। ठीक है, ये आजकल सीबीएसई की बुक में दोनों ही नाम देखे गए हैं। ठीक है, जिसमें आज हमारे सामने क्या क्या टॉपिक होंगे वो हम ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। ठीक है, फिर इसके टाइप्स है, कोजिस है, नेचर है। ठीक है, क्या क्या कोग्निटिव डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी है। ठीक है, फिर हमारे क्या होगा टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। ठीक है, हमारे टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर होंगे। ठीक है, कोजिज, नेचर यानी ADHD, SPD, ASD, ODD, OCD। ठीक है, आगे बताऊंगा मैं इन सब के बारे में। ठीक है, डिसेबिलिटी इंडिक्यूट्स एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ठीक है, ये भी इसका आज का टॉपिक है। फिर है लास्ट हमारा स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज असेसेबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ठीक है, ये आज हमारे कुछ टॉपिक होंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। हम क्या क्या हमारे आज के टॉपिक होंगे। ठीक है, फर्स्ट है हमारा कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। ठीक है, ये हमारे क्या होगा पहला टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें क्या कर लेते हैं, पहले हम कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी यानी हमारी विकलांगता। ठीक है, डिसेबिलिटी इज एन इम्पोर्टेंट disability is impairment that may be cognitive development, intellectual, mental, physical etc। ठीक है, यानी विकलांगता क्या है, एक प्रकार की हानि है जो संज्ञानात्मक यानी कोग्निटिव हो सकती है, डेवलपमेंटल यानी विकासात्मक हो सकती है, इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक हो सकती है, मेंटल यानी मानसिक हो सकती है, और फिजिकल यानी शारीरिक हो सकती है। ठीक है, इट इफेक्ट द एवरीबडी if affect the everyday activities of the individual to a considerable amount। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि यह व्यक्ति की रोजमर्रा यानी डेली जो कार्य करने की जो गतिविधियां उसको प्रभावित करती है। ठीक है, इट मे बी प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ और अकर ड्यूरिंग वन एंड लाइफ टाइम। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि यह हमारी जन्म जात हो सकती है या हमारी लाइफ के दौरान भी हो सकती है। ठीक है, डिसेबिलिटी हैज डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, डिसेबिलिटी का क्या मतलब होगा कि इसके डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं कहाँ, डिफरेंट सोसाइटी में और वर्ल्ड में। ठीक है, डिसेबिलिटी इन एन इंजरी दैट रिस्ट्रिक्ट्स द फंक्शन और मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि डिसेबिलिटी एक प्रकार की इंजरी है जो किसी भी व्यक्ति के लिए या उसके मूवमेंट के लिए उसको प्रभावित करती है, यानी उसके मूवमेंट को प्रभावित करती है। ठीक है, इट इज द कंसिक्वेंस ऑफ एन इम्पोर्टेंट कोजेज टू एन इंडिविजुअल। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि यह एक ऐसी हानि है जो मतलब किसी भी व्यक्ति की वजह से किसी भी हानि का परिणाम हो सकती है। ठीक है, किसी भी हानि का यह विकलांगता परिणाम भी हो सकती है। ठीक है, डिसेबिलिटी इज ए मेडिकल कंडीशन विच डज नॉट परमिट एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी और मूवमेंट इन ए नॉर्मल वे। ठीक है, यह क्या हो सकता है कि यह एक प्रकार की चिकित्सा स्थिति है, यानी एक प्रकार की चिकित्सा कंडीशन है जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी गतिविधि में या किसी भी मूवमेंट में प्रतिभाग करने के लिए अनुमति नहीं देती या उसको परफॉर्म करने के लिए बाध्य नहीं करती। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखें, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें विकलांगता का प्रकार। ठीक है, ये इस फिगर के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला जो टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ डिसऑर्डर। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ डिसऑर्डर में क्या होता है कि ये भी एक विकलांगता के आधार पर ही होता है, पर क्या होगा कि इसको विकलांगता न कहकर इसको विकार कहा गया है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या होगा, डिसऑर्डर इज यूजली यूज्ड फॉर मेंटल डिसेबिलिटी। ठीक है,
क्या होगा, इसका क्या मतलब होगा, डिसऑर्डर जो है हमारी मानसिक विकलांगता के आधार पर होता है, ठीक है, यूज किया जाता है, ठीक है। डिसऑर्डर इज एनी अलाइनमेंट दैट डिस्टर्ब द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा कि विकार जो है हमारा कोई भी बीमारी है जो किसी भी व्यक्ति को या पर्सनल उसको परेशान कर सकती है, ठीक है, जो हमारे डिसऑर्डर हो गए, ठीक है। जैसा आप इस फिगर के माध्यम से देख भी पा रहे होंगे कि एक व्यक्ति किस प्रकार से परेशान है, ठीक है। डिसऑर्डर क्रिएट्स हिंड्रेंस इन एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस हिज एफिशिएंसी, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा कि जो डिसऑर्डर है उससे क्या होगा कि यह किसको क्रिएट करती है, हिंड्रेंस को, यानी क्या होगा, इसका क्या मतलब है कि यह व्यक्ति के हिंड्रेंस को क्रिएट करती है, ठीक है, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा कि उसकी जो हिंड्रेंस यानी उसकी दक्षता है और उसकी परफॉर्मेंस है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है और उसकी एफिशिएंसी को भी कम कर देता है, ठीक है। इन द बिगिनिंग डिसऑर्डर सीम्स टू बी ऑर्डिनरी बट दे यूजली ग्रो और स्प्रेड इन ए हार्मफुल मैनर इन एन इंडिविजुअल, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा कि शुरुआत में तो यह विकार जो है हमारा सामान्य दिखता है, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे यह तरीके के साथ साथ बढ़ता चला जाता है और एक विकार रूप धारण कर लेता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ए डिसऑर्डर कैन नॉट बी डिटेक्टेड ऑन टाइम, ठीक है। मोस्टली क्या देखा गया है कि यह डिसऑर्डर क्या है कि एक समय पर हमको पता नहीं लगता है, यानी इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ विच, ठीक है, यानी क्या होगा, रिजल्ट के दौरान इसको क्या पता लगेगा कि ए सिंपल डिसऑर्डर इज चेंज इनटू ए डिसेबिलिटी, यानी क्या होगा कि जो एक सिंपल डिसऑर्डर है वो किस में चेंज हो जाएगा, डिसेबिलिटी में, ठीक है, यानी कि इसका रूप ले लेगा विकलांगता का, ठीक है। ए डिसऑर्डर डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, यानी क्या होगा, जो डिसऑर्डर है वो क्या करेगा, एक नॉर्मल व्यक्ति के कामकाज को क्या करेगा, वो प्रभावित करेगा या उसको प्रतिबंधित करेगा, ठीक है। आप इसमें देख भी पा रहे हो किस प्रकार से एक व्यक्ति इस फिगर में परेशान दिख रहा है, ठीक है, डिसऑर्डर के कारण, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है, यानी क्या है कि विकलांगता के क्या क्या प्रकार हमारे हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कोग्निटिव डिसेबिलिटी, ठीक है, कोग्निटिव डिसेबिलिटी यानी संज्ञानात्मक विकलांगता, ठीक है। जैसा आप इसमें फिगर में देख पा रहे हैं, ठीक है, अभी मैं आगे इसको क्लियर करूंगा आपको, ठीक है, ये रहा, ठीक है। इट इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, यानी कि क्या होगा कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, दैट क्रिएट हिंड्रेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन फॉर एन इंडिविजुअल टू स्टोर, ठीक है, जो किसी व्यक्ति की जानकारी या उसको स्टोर करने में या उसको उत्पादन करने में क्या करता है, ये बाधा पैदा करता है या उसको प्रभावित करता है, ठीक है, यानी कि प्रोसेस और प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, यानी क्या कहा, प्रोसेस को प्रभावित करेगा और उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने में भी प्रभावित करेगा, ठीक है। दिस एबिलिटी कैन इफेक्ट एन इंडिविजुअल एबिलिटी ऑफ कैपेबिलिटी टू रीड, कंप्यूट, स्पीक एंड राइट, ठीक है, यानी क्या करेगा, ये आपकी एबिलिटी को इफेक्ट करेगा, किस प्रकार की एबिलिटी को, यानी कि जो आपकी रीड है यानी पढ़ने की अक्षमता है, कंप्यूट करने की अक्षमता है, स्पीक यानी बोलने की अक्षमता है और आपके लिखने की अक्षमता है, यानी इसको क्या करेगा, प्रभावित करेगा, ठीक है। द इंडिविजुअल हु हैव द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यूजली हैव फ्लोइंग सिम्टम्स, ठीक है, यानी क्या करेगा कि जो हमारी विकलांगता है आप उसमें क्या क्या सिम्टम देखे जा सकते हैं, वे निम्न प्रकार से, ठीक है। पहला है हमारा मेमोरी डिसऑर्डर, ठीक है, मेमोरी डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा मेमोरी डिसऑर्डर, ठीक है, इसमें क्या होगा हमारा कि एन इंडिविजुअल हु हैज ऑडिटरी प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टी इन रिमेम्बरिंग समथिंग दैट ही हेयर्ड, सैड और सो बिफोर सम टाइम्स, ठीक है, ये क्या होगा कि जो जिस व्यक्ति को सुनने संबंधी जो भी प्रॉब्लम है उससे क्या होगा कि हमेशा हम क्या करेंगे, उसको देख नहीं सकते, यानी उसकी क्या होगा कि डिफिकल्टी जो होगी उसको
यानी कौन कौन सी डिफिकल्टी होगी, यानी इसको याद करने में कठिनाई होगी, या उसको उसने कुछ समय पहले कुछ सुना होगा यानी रिमेम्बरिंग की होगी, या उसको मतलब क्या होगा उसके लिए सब प्रॉब्लम होगी क्या, जिसको मेमोरी डिसऑर्डर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाइपर एक्टिविटी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हाइपर एक्टिविटी यानी एन इंडिविजुअल विद कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में नॉट हैव अटेंशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जिसके लिए ये डिसेबिलिटी है उस पर ध्यान रख पाना बहुत मुश्किल है, क्या यानी लॉन्ग पीरियड यानी लंबे समय के लिए। ठीक है, ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टे एट वन प्लेस, यानी क्या होगा उसके लिए एक जगह पर रह पाना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा डिसलेक्सिया, यानी यह भी एक प्रकार की बीमारी है। ठीक है, एन इंडिविजुअल विथ कोग्निटिव डिसेबिलिटी में एग्जिट डिसलेक्सिया। ठीक है, यानी अगर किसी को कोग्निटिव डिसेबिलिटी है और साथ ही साथ उसको डिसलेक्सिया है तो उसके साथ क्या होगा, इट मीन्स ही मे हैव डिफिकल्टी इन राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड एक्सेट्रा। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि उसके लिए डिफिकल्ट होगा क्या, राइटिंग यानी लिखने में, रीडिंग यानी पढ़ने में, स्पीकिंग यानी बोलने, और एक्सेट्रा यानी आदि में भी उसको ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इट इज डिसेबिलिटी characterized by significant limitations both in intellectual functioning यानी क्या होगा रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इन अडेप्टिव बिहेवियर विच कवर ए रेंज ऑफ एवरीडे सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। ठीक है, यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का क्या मतलब होगा, जो हमारी बौद्धिक विकलांगता होती है। ठीक है, ठीक है, अब इसका क्या मतलब बौद्धिक विकलांगता का मतलब क्या होता है, यानी यह क्या किस प्रकार की विकलांगता होती है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि जो यह जो हमारी विकलांगता है इसमें क्या क्या करेक्टराइज हो गए, यानी रीजनिंग तर्क होगा, लर्निंग यानी सीखना, प्रॉब्लम सोल्व समस्या का हल करना। ठीक है, यानी उसके अनुकूलित जो भी व्यवहार है उससे संबंधित ये डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, इसमें क्या होगा जो हमारे अडेप्टिव बिहेवियर है उससे संबंधित यानी विच कवर ए रेंज ऑफ एवरीडे सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल। ठीक है, यानी इससे क्या होगा जो रोजमर्रा के हमारे सामाजिक और व्यवहार कौशल इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इंडेड दिस डिसेबिलिटी इज रिलेटेड टू द इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस, कम्युनिकेशन, मनी, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड जजमेंट। ठीक है, यानी क्या होगा दरअसल यानी इसका क्या मतलब है कि यह विकलांगता जो है हमारे व्यक्ति के इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस यानी उसकी जो विचार प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन उसकी संचार है, मनी उसकी जो धन है, लर्निंग यानी सीखना है, और उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग और जजमेंट यानी इसका क्या होगा निर्णय से संबंधित यह डिसेबिलिटी मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिजिकल डिसेबिलिटी। ठीक है, इट इज ए लिमिटेशन ऑन इंडिविजुअल फिजिकल फंक्शनिंग, मोबिलिटी, डिसेक्ट्रिया और स्टेमिना। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि जो हमारी लिमिटेशन है यानी जो इंडिविजुअल लिमिटेशन है उसमें क्या होता है फिजिकल फंक्शनिंग यानी ठीक है फिजिकल जो फंक्शनिंग होगी, मोबिलिटी होगी, डिसेक्ट्रिया होगा यानी गतिशीलता, निपुणता यानी और स्टेमिना सहनशीलता यानी क्या है उसमें क्या आ गया एक प्रकार की लिमिटेशन है। ठीक है, अदर इम्पायरमेंट्स सच एज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ब्लाइंडनेस, एपिलेप्सी एंड स्लीप डिसऑर्डर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अन्य विकार जो है यानी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो गया, ब्लाइंडनेस यानी अंधापन होगा, एपिलेप्सी यानी मिर्गी हो गई। ठीक है, एंड स्लीप डिसऑर्डर यानी एक विकार के जो भी अदर विकार है। ठीक है, विच लिमिट अदर फैक्ट्स ऑफ डेली लिविंग आर आल्सो इंक्लूड इन फिजिकल डिसेबिलिटी। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि जो हमारी दैनिक जीवन के अन्य जो पहलू है उसमें क्या करके उसको ये सीमित करते हैं। ठीक है, फिजिकल डिसेबिलिटी में आइदर भी मोटर डेफिशिएंसी और सेंसरी इम्पायरमेंट। ठीक है, यानी क्या आगे मतलब ये जो मैंने पहले बोला था उसमें क्या होगा कि वे एक प्रकार की शारीरिक क्षमताओं में शामिल है। ठीक है, चलिए फिजिकल डिसेबिलिटी में भी आइदर भी मोटर डेफिशिएंसी और सेंसरी इम्पायरमेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि जो है ये विकलांगता हमारी मोटर भी हो सकती है और किसी भी सेंसरी इम्पायरमेंट के कारण भी हो सकती है। ठीक है, जैसे आप इस फिगर में
यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, किस प्रकार से ये दोनों बच्चे विकलांगता से प्रभावित है। ठीक है, फिजिकल जो डिसेबिलिटी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कोजेज ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, यानी क्या क्या हमारे कोजेज हैं डिसेबिलिटी के। ठीक है, फर्स्ट है हमारा जेनेटिक कोजेज, यानी अनुवांशिक जो हमारे कारण है वो है। ठीक है, फर्स्ट हमारा। ठीक है, एबनॉर्मलिटीज इन जीन्स एंड जेनेटिक इनहेरिटेंस कोजेज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रंस। ठीक है, इससे क्या मतलब होगा कि जो हमारे जीन्स है और जेनेटिक इनहेरिटेंस है, यानी क्या होगा जीन और अनुवांशिक जो असमानताएं हैं वो भी क्या होगा एक हमारी विकलांगता का कारण बन सकते हैं। ठीक है, समटाइम डिजीज इलनेस एंड ओवर एक्सपोजर टू एक्सरे में कोजेज जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, कभी कभी क्या होगा जो हमारी बीमारियां है यानी ठीक है डिजीज है, इलनेस है और एक्सरे है, यानी उनके संपर्क में आने से भी ये क्या होगा इस प्रकार की डिसेबिलिटी हमें हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, यानी क्या होगा जो हमारी मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम है उसके कारण भी हमें ये हो सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम सच एज डिप्रेशन। ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या होगा जो हमारी डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम है, बाइपोलर जो डिसऑर्डर है उसके कारण भी हमें हो सकता है। ठीक है, मे लीड टू डिसेबिलिटी। ठीक है, यानी क्या होगा ये उसको डिसेबिलिटी को जन्म दे सकती है। ठीक है, दे टेंड टू बी सम ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड डिसेबिलिटी। ठीक है, यानी क्या होगा ये सब इसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी वे सभी गलत। ठीक है, जो गलत फहमी होती है उनमें से विकलांगताओं के लिए कुछ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सीडेंट्स। ठीक है, एक्सीडेंट्स। ठीक है, इसमें बात कर लेते हैं एक्सीडेंट में। ठीक है, एक्सीडेंट्स में अकर एनीवेयर। ठीक है, एनी एक्सीडेंट क्या होगा कहीं भी हो सकता है। ठीक है, दुर्घटनाएं। ठीक है, एनी टाइम एंड टू एनीवन। ठीक है, यानी दुर्घटना क्या है कहीं भी कभी भी और किसी के भी साथ हो सकती है। ठीक है, दीज एक्सीडेंट वी हैपन एट वर्क प्लेस ऑन द रोड्स और इन द एयर। ठीक है, यानी क्या होगा ये दुर्घटनाएं क्या होगा कहीं पर भी हो सकती है, यानी कार्यस्थल पर हो सकती है जहाँ आप काम करते हैं, या सड़कों पर हो सकती है, यानी हवा में हो सकती है। ठीक है, ये मतलब एक प्रकार की डिसेबिलिटी एक्सीडेंट के रूप में भी हो सकते हैं। दे एक्सीडेंट में लीड टू डिसेबिलिटी, यानी क्या है जो एक्सीडेंट है वो भी हमारी किसका डिसेबिलिटी का प्रकार बन सकती है। ठीक है, जैसा आप इस फिगर में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक एक्सीडेंट यहाँ पर दिखाया गया कि अगर किसी को एक्सीडेंट हार्ड हो जाए या कोई भी गाड़ी अच्छे से एक्सीडेंट हो गई तो उसमें क्या होगा जिसमें बैठने वाले व्यक्ति हैं उनको डिसेबिलिटी होने के चांस अधिक हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं डिसऑर्डर की। ठीक है, यानी हमारे क्या क्या विकार है। अभी तक हमने टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी पढ़ा था, अब क्या होगा हमारा टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर यानी जो हमारे विकार है। ठीक है, अब उसमें क्या क्या है। फर्स्ट है हमारा ADHD। ठीक है, यानी अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा SPD यानी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ASD यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ODD यानी ओपेशनल डेफिनेट डिसऑर्डर। ठीक है, लास्ट है हमारा ओबसेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, ये आज हमारे ये डिसऑर्डर के टाइप्स हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम डिसऑर्डर की बात करते हैं। ठीक है, पहला डिसऑर्डर है हमारा अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि क्या क्या हमारे ADHD के कारक हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बात कर लेते हैं। इट इज ए ग्रुप ऑफ बिहेवियरल सिम्टम्स दैट इंक्लूड इनअटेंटिवनेस हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिवनेस। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि यह हमारे बिहेवियरल सिम्टम्स है यानी उनका समूह है, बिहेवियरल सिम्टम्स का समूह है जिसमें क्या होगा कि इंक्लूड इंटेंटिवनेस यानी क्या होगा असावधानियां, हाइपर एक्टिविटी यानी उसके आवेग क्या है हाइपर एक्टिविटी, और क्या होगा इम्पल्सिवनेस यानी उसकी सक्रियता क्या होगी। ठीक है, ये क्या होगा इस प्रकार का एक समूह है।
ठीक है। इट इज ए मेडिकल कंडीशन, ठीक है, यह एक प्रकार की मेडिकल कंडीशन है दैट इफेक्ट हाउ वेल कैन समवन सिट स्टिल, फोकस एंड पे अटेंशन, ठीक है। यानी क्या होगा कि ये एक प्रकार की चिकित्सा स्थिति है हमारी, जो प्रभावित करती है किसी भी व्यक्ति को कि वो किस प्रकार से बैठ सकता है, ठीक है, फोकस कर सकता है और अटेंशन यानी ध्यान केंद्रित कर सकता है। द इंडिविजुअल विद ADHD हैव सम प्रॉब्लम्स, ठीक है, सम प्रॉब्लम्स फोकसिंग इन सम एक्टिविटीज, ठीक है। यानी क्या होगा, यानी इंडिविजुअल जो हैगा वो क्या करेगा, फोकस करेगा किसके लिए, सम एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज फाउंड मोर कॉमन इन बॉयज देन इन गर्ल्स, यानी क्या है, यह अधिकतर किसमें देखा जा सकता है, लड़कों में, ठीक है, जैसा आप इस चित्र के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। बच्चा किस प्रकार से डिप्रेशन में, यानी किस प्रकार से फोकस नहीं कर पा रहा है अपनी पढ़ाई पर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके कोशिश के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके ADHD के, ठीक है। फर्स्ट है हमारा जेनेटिक फैक्टर, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर में क्या क्या होगा, इट इज नॉट ए डिसऑर्डर दैट पास्ड सोशली, ठीक है। यानी क्या होगा, ये क्या होगा, मतलब एक प्रकार का डिसऑर्डर नहीं है, पर क्या होगा, ये हमारा पास्ड होगा किसका, सोशली यानी सामाजिक होगा, ठीक है। स्टडीज शो दैट पेरेंट्स, siblings and children of people with ADHD may be up to 5 times more likely to have the disorder than the people who are not related to sometime with ADHD, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा, जो हमारे स्टडी है उसमें क्या दिखाया गया है कि जो हमारे सिबलिंग्स है, चिल्ड्रंस है, क्या कहा, उनको क्या होगा, मोर टाइम से 5, ठीक है, मोर टाइम जो होंगे उनके, यानी क्या होगा कि जो अध्ययन से देखा गया है कि जो ADHD वाले जो लोग हैं उनके माता पिता, भाई बहन और बच्चों में इस प्रकार के विकार की संभावना उन लोगों की तुलना में 5 गुना अधिक देखी गई है जो किसी भी ADHD वाले व्यक्ति से संबंधित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्रेन इंजरी, ठीक है। ब्रेन इंजरी में क्या होगा, व्हेन ए बेबी ब्रेन इज डैमेज्ड बिफोर और आफ्टर बर्थ दिस कुड मेक द बेबी मोर लाइकली टू डेवलप ADHD लेटर ऑन, ठीक है। यानी क्या होगा, जब एक बच्चा जन्म लेगा, यानी जिस बच्चे का जन्म है और उस दौरान उसके बच्चे का ब्रेन क्या है, डैमेज हो जाता है, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा ब्रेन है उससे भी संबंधित हो सकता है क्या, ADHD से, ठीक है। यानी जो हमारा ADHD होगा वो हमारे बच्चे के जन्म के दौरान जो ब्रेन में हमारे डैमेज हुआ है उसके कारण भी यह हो सकता है, ठीक है। यानी मोस्टली यह देखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लो बर्थ वेट, ठीक है। यानी कि जो हमारा बर्थ वेट है यानी वो अगर हमारा कम होगा, ठीक है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट चिल्ड्रन विद लो बर्थ वेट आर मोर लाइकली टू डेवलप ADHD, यानी क्या होगा कि अगर हमारा बर्थ वेट कम होगा तो उसके कारण भी यह क्या मोर अगर देखा गया है कि ये ADHD हमारा डेवलप हो सकता है, ठीक है। ट्रोमा एंड ब्रेन डिजीज, यानी ट्रोमा और ब्रेन डिजीज यानी हमारी जो मस्तिष्क की बीमारी है, ठीक है। ट्रोमा ड्यूरिंग बर्थ एंड ब्रेन डिजीज में बी लीड टू डेवलप ADHD, ठीक है। यानी क्या होगा कि जो ट्रोमा है यानी किसके बर्थ के दौरान अगर हमें ट्रोमा हो जाए या ब्रेन इंजरी हो जाए तो क्या होगा, ये भी हमारी ADHD को बढ़ावा दे सकता है, यानी उसको भी ADHD हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डाइट, ठीक है, यानी हमारा आहार, ठीक है। दे आर ए नंबर ऑफ एविडेंस विच शो दैट टेकिंग ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड और फूड एडिटिव्स प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन कोजिंग ADHD, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा कि जो आहार है यानी ऐसे बहुत से एविडेंस है कि जो ये बताते हैं कि भोजन लेने से भी हमें क्या हो सकता है, ADHD हो सकता है। किसके कारण कि जो भोजन में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं उनके कारण भी हमें ADHD होने की संभावना अधिक हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर यानी SPD, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए
इट इज़ ए कंडीशन इन विच द ब्रेन हैज डिफ़िकल्टी इन रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द इंफॉर्मेशन दैट कम्स इन थ्रू सेंस। यानी क्या होगा, यह एक प्रकार की ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क को क्या होगा, इंद्रियों के माध्यम से आने वाली जो जानकारियाँ हैं उनको प्राप्त करने और उसमें किसी प्रकार का रिस्पॉन्डिंग यानी उनको प्रतिक्रिया देने में क्या होगा, कठिनाई हो सकती है। ठीक है, इट रेफर्स टू द वे द नर्वस सिस्टम रिसीव मैसेज फ्रॉम द सेंस एंड देन टर्न्स देम इनटू प्रॉपर मोटर एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, जिस तरह से जो हमारी तंत्र की जो है इंद्रियों से संदेश प्राप्त करता है, उसी प्रकार यह क्या होगा, यह हमारी जो मोटर नर्व होगी उसकी जो व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं में उनको बदल देता है। ठीक है, यानी क्या होगा, उनको बिहेवियरल रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में अफेक्ट वन सेंस सच एज टच। ठीक है, साइट, टेस्ट और मूवमेंट। यानी क्या होगा, जो यह एसपीडी है क्या होगा कि जो हमारा स्पर्श करने से, ठीक है, सेंस यानी टच करने से, साइट यानी स्वाद वाले से, और क्या होगा उसके मूवमेंट से भी यह क्या होगा प्रभावित कर सकता है। ठीक है, इट में आल्सो इफेक्ट मल्टीपल सेंस। यानी क्या होगा, ये हैगा कि हमारी जो इंद्रियां उनको प्रभावित करता है, कि मतलब बहुत सारी जो हमारी इंद्रियां उनको भी ये प्रभावित कर सकता है। इन फैक्ट द पर्सन में स्क्रीम वैन टच और मे वोमिट और डाइव अंडर द टेबल आफ्टर हेयरिंग द साउंड ऑफ ए लीफ ब्लोवर आउटसाइड द विंडो। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि वास्तव में अगर क्या होगा, व्यक्ति को छूने पर वह इससे क्या करे, चीख सकता है, चिल्ला सकता है, या फिर कब टेबल के नीचे बढ़ सकता है, या क्या है विंडो से भी वह क्या होगा, विंडो से जो बाहर से आने वाली आवाज़ है उन्हें सुनकर भी वह क्या होगा, टेबल के नीचे घुस सकता है या विंडो से बाहर छलांग लगा सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे जो आज के एसपीडी के क्या होगा, जो हमारे कोजेज है। ठीक है, एसपीडी के क्या हमारे क्या क्या कोजेज होंगे। फर्स्ट हमारा जेनेटिक फैक्टर। आप देख रहे होंगे कि जेनेटिक फैक्टर सभी प्रकार के डिसऑर्डर में आ रहा है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, स्टडी इंडिकेट द चिल्ड्रन बोर्न टू अडल्ट्स हु हैव ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD मे बी एट हायर रिस्क टू डेवलप SPD। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अध्ययन से जो हमारे पूर्व अध्ययन हो चुके हैं उनसे पता लगा है कि जिन बच्चों का जन्म जो है किससे, ASD से होता है, यानी जिन बच्चों में जन्म के ही साथ ASD डिसऑर्डर होता है, वे SPD को अधिक यानी उनको SPD होने का अधिक खतरा रहता है। ठीक है, साइंटिस्ट allude that the causes of SPD are coded into child genetic material। ठीक है, वैज्ञानिकों ने क्या कहा है, वैज्ञानिकों ने कहा है कि SPD का जो कारण है बच्चे की आनुवंशिक सामग्री भी हो सकती है। ठीक है, लो बर्थ वेट। ठीक है, वही सेम कि अगर लो बर्थ वेट है आपका तो भी आपको ये डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी क्या है, पर्यावरण कारक क्या होंगे। ठीक है, यूजली, ठीक है, आमतौर पर, ठीक है, यूजली यानी आमतौर पर। ठीक है, चिल्ड्रन हु आर अडॉप्टेड ऑफन एक्सपीरियंसेस सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शन इन देयर अर्ली लाइफ्स और पुअर पेरेंटियल केयर। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि जिन बच्चों को गोद लिया जाता है वे अक्सर क्या होगा कि अपने शुरुआती जीवन में कुछ प्रतिबंध, यानी उनको कुछ उनके क्या होगा, उनको क्या करें, कुछ प्रतिबंध उन पर लगा दिए जाते हैं, या जिन बच्चों के माता पिता क्या गरीब होंगे वे क्या करें कि अपने बच्चों की क्या होगा, वे देखभाल अच्छे से नहीं कर सकते, उनको भी ये डिसऑर्डर होने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हेयर द वर्ड स्पेक्ट्रम रेफर टू द रेंज ऑफ सिम्टम्स एंड देयर सेवरिटी। ठीक है, इसका क्या मतलब, यहाँ जो है स्पेक्ट्रम शब्द है वो किसके लिए यूज किया गया है, लक्षणों की श्रेणी और उनकी गंभीरता, यानी क्या है कि जो उसके लक्षण है और उसकी गंभीरता को क्या कर रहा है, प्रदर्शित करता है, यानी उसके भाव को बताता है। ठीक है, जनरली द यंग चिल्ड्रन विद ASD हैव डिफिकल्टीज
विद कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, सोशल स्किल एंड बिहेवियर। यानी जनरली यानी साधारण क्या होगा, जो हमारी यंग चिल्ड्रन है जिसमें क्या होगा, ASD के कारण क्या क्या प्रॉब्लम होगी, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी, लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगी, सामाजिक स्किल यानी कौशल में प्रॉब्लम, और बिहेवियर यानी उनके व्यवहार में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इससे क्या होगा, ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD। ठीक है, इट इज करेक्टराइज्ड बाय सोशल इंटरेक्शन डिफिकल्टीज, कम्युनिकेशन चैलेंजेस एंड ए टेंडेंसी टू इंगेज इन रेपिटेटिव बिहेवियर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो है यह एक प्रकार का डिसऑर्डर है जिसमें क्या होगा कि जो सोशल इंटरेक्शन है, ठीक है, यानी क्या करेगा, यह सामाजिक संपर्क की जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, संचार की जो कम्युनिकेशन की चुनौतियाँ हैं, चैलेंजेस है, ठीक है, उनको क्या होगा मतलब उनमें संलग्न यानी साथ जुड़ने की प्रवृत्ति की एक विशेषता है। ठीक है, यानी क्या है, उनमें हम अच्छे प्रकार से नहीं जुड़ सकते। ठीक है, ये एक प्रकार का ऐसा डिसऑर्डर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके क्या क्या कोजेज है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा जेनेटिक फैक्टर। ठीक है, इट सीम टू प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल। ठीक है, यानी क्या होगा, जो अनुवांशिक कारण है वो सबसे महत्वपूर्ण इस डिसऑर्डर के लिए माना जाता है। यानी ठीक है, अगर ये डिसऑर्डर है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, अनुवांशिक कारक होगा। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज दैट समथिंग हैपेंस एट द टाइम ऑफ fetal development that alters genes, and secondly child inherits problematic genes from one or birth the parent। ठीक है, क्या होगा, पहली बात तो यह है कि भ्रूण के विकास के समय यानी जब आपका गर्भधारण होगा, कुछ ऐसा होता है कि जो उससे जीन बदल जाए। ठीक है, और दूसरा जो बच्चा होगा कि दोनों माता पिता के समयग्रस्त जीन प्राप्त करता है, यानी उसके क्या होगा, जो उसके माता पिता उनसे ऐसे जीन प्राप्त कर लेता है जिस कारण यह डिसऑर्डर होने की संभावना अधिक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, इट इज़ नॉट क्रिटिन दैट इन्वायरमेंट कोजेज ASD। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, यह निश्चित नहीं है कि पर्यावरण जो है ASD का कारक हो सकता है। ठीक है, पर क्या है कि बट मदर एक्सपोज टू हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड एंड एयर पोल्यूशन में आल्सो बी एट ए हायर रिस्क ऑफ हैविंग ए चाइल्ड विद ASD। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो कीटनाशक है, वायु प्रदूषण के जो कीटनाशक है, उनके संपर्क में आने से, ठीक है, अगर उनके संपर्क में उनकी माता आ जाए तो क्या होगा कि माता के संपर्क से बच्चे को ये डिसऑर्डर होने के चांसेस अधिक हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओपेजेशनल डिफिनेट डिसऑर्डर यानी ODD। ठीक है, बात करते हैं, इट इज ए सेट और ग्रुप ऑफ बिहेवियरल डिसऑर्डर कॉल्ड डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर। यानी क्या है, ये एक प्रकार का ग्रुप ऑफ बिहेवियरल डिसऑर्डर यानी व्यवहारिक जो डिसऑर्डर है उनका समूह है, इसको क्या बोलेंगे, डिस्क्रिप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर। ठीक है, जिसे क्या होगा, इस प्रकार का विकार कहा जा सकता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड बाय दिस नेम बिकॉज चिल्ड्रन विद सच डिसऑर्डर ऑलवेज टेंड टू डिसरप्ट दोज अराउंड देम। ठीक है, इसे इस नाम से इसलिए पुकार जाता है क्योंकि जो इस प्रकार के विकार वाले बच्चे होते हैं वो क्या करेंगे, आसपास के जो लोगों को क्या करेंगे, वे परेशान करते हैं, उनको बाधित करते हैं। ठीक है, आगे फिजिशियन define this disorder as a pattern of disobedient, hostile and definite behavior directed toward authority figures। ठीक है, इसका क्या मतलब हो कि चिकित्सकों ने इस प्रकार के विकार को क्या कहा है कि आंकड़ों के आधार पर वे विकार वाले क्या होते हैं, अवज्ञाकारी यानी आज्ञाकारी नहीं होते, शत्रुता का व्यवहार करते हैं, उद्यंड व्यवहार करते हैं, यानी क्या विभिन्न प्रकार के पैटर्न पे भी क्या होगा कि वे हमें प्रभावित करते हैं। ठीक है, द इंडिविजुअल इफेक्टेड बाय दिस डिसऑर्डर यूजली रेबल, आर्ग्यू विद एडल्ट्स, रिफ्यूज टू ओबे एंड आर ऑब्स्टिनेट। ठीक है, यानी क्या होगा, इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार के जो
प्रभावित व्यक्ति होंगे वे क्या करेंगे, एक प्रकार के रेबल यानी विद्रोही होंगे। आर्ग्यू विद अडल्ट यानी वयस्कों के साथ क्या करेंगे, वे बहस करेंगे या उनके आर्ग्यू करेंगे और आज्ञा मानने से इनकार करते हैं और अस्थिर यानी ऑब्स्टिनेट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। द वेरियस कोजेस ओडीडी आर फॉलोज। ठीक है, यानी क्या है, इसके क्या क्या कोजेज है। ठीक है, फर्स्ट कोजेज हमारा बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर। ठीक है, यानी क्या होगा, बायोलॉजिक यानी जैविक और अनुवांशिक क्या क्या हमारे इसके कारक है। ठीक है, बात कर ले। चिल्ड्रन आर मोर susceptible of developing ODD if they have a parent with a history of ADHD और ODD। यानी क्या होगा कि जिन बच्चों के माता पिता को ADHD या ODD होगा, ठीक है, यानी सॉरी ODD होगा, यहाँ पर ASD था। ठीक है, वो थोड़ा बाय मिस्टेक हो गया। अगर उनको ये लक्षण हो गए तो क्या होगा, बच्चों को ODD होने की अधिक संभावना हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिजिकल फैक्टर। द प्रेजेंस ऑफ ODD ट्रीट्स हैज बीन लिंक्ड टू द एक्सेंटेज ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ सम ब्रेन केमिकल। ठीक है, यानी क्या होगा, लक्षणों की उपस्थिति में जो हमारे विभिन्न प्रकार के जो रसायन है, अगर वे अबनॉर्मल अमाउंट में नहीं होंगे तो भी ये हमारे ODD को, डिसऑर्डर जो हमारा ODD है उसको बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, दीज ब्रेन केमिकल नाउन एज न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ठीक है, कीप द ब्रेन केमिकल्स दमसेल्फ बैलेंस प्रॉपरली। ठीक है, यानी क्या होगा, जो ये मस्तिष्क का एक प्रकार का रसायन है जिसे न्यूरो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, ये किस प्रकार का रसायन है, जो हमारे मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के रसायनों को क्या करेगा, संतुलित करता है। ठीक है, यानी संतुलित रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, उससे क्या होगा हमारा, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, चिल्ड्रन में डेवलप ODD इफ दे डोंट हैव गुड रिलेशन विद पेरेंट और हैव नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स और हैव इनएबिलिटी टू डेवलप सोशल रिलेशन। ठीक है, यानी क्या आ गया, मनोवैज्ञानिक क्या क्या कारक हो गए, अगर बच्चे के माता पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं रखते, ठीक है, ठीक है, और जो उनके माता पिता हैं वे अच्छे नहीं हैं, तो क्या होगा कि वे एक समाज में अच्छी स्थिति तो मतलब संबंध नहीं बना सकते, तो उनको भी ये क्या होगा, ODD होने की अधिक संभावना हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोशल फैक्टर। ठीक है, सोशल फैक्टर क्या क्या होंगे, ओबेशनल डेफिनेट डिसऑर्डर मे बी ड्यू टू इनकंसिस्टेंट डिसिप्लिन, डिवोर्स, पॉवर्टी, कोटिक इन्वायरमेंट, द फैमिली एंड एक्सपोज टू वायलेंस। ठीक है, यानी सामाजिक क्या क्या कारण होंगे, असंगत जो अनुशासन होगा, तलाक होगा यानी डिवोर्स होगा, गरीबी होगी और वातावरण होगा। ठीक है, इन्वायरमेंट होगा, कोटिक यानी अराजक वातावरण होगा, आपकी जो फैमिली में झगड़े होते होंगे, उनके कारण भी कहा ये डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, अब लास्ट है हमारा OSD। ठीक है, यानी क्या होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, इट इज ए मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। ठीक है, यानी क्या है, यह एक प्रकार का मानसिक स्वास्थ्य विकार है। ठीक है, द इफेक्ट पीपल ऑफ ऑल एज, यानी क्या करेगा, जो किसको इफेक्ट करेगा, सभी प्रकार की एज में क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, एंड वो ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी आपकी पूरे जीवन भर की जो आपकी लाइफ है, पूरी लाइफ को आपको प्रभावित करेगा। ठीक है, इट अकर व्हेन एन इंडिविजुअल गेट कोट इन ए साइकिल ऑब्सेसिव एंड कंपल्सेशन। ठीक है, यानी क्या, यह तब होता है जब कोई व्यक्ति जुनून और मजबूरियों के चक्कर में फंस जाता है, यानी किसी व्यक्ति को जुनून होगा और उसकी कोई मजबूरी होगी तब ये अधिक हो जाता है। ठीक है, इट कैन बी सेड दैट पर्सन विद OSD आर प्लेज्ड टू कंसर्न थॉट और फेयर that causes them to perform रिट्यूल्स और रूटीन्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, यहाँ कहा जा सकता है कि जो OSD OCD वाले जो व्यक्ति है
वे जो है भय के निरंतर विचारों से ग्रस्त है, यानी भय उनमें लगातार क्या है, भय बना रहता है, या जो उनकी जो दैनिक दिनचर्या है उनको ये क्या करे, उनको ये पूरा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है। Obsessive compulsive disorder is a type of mental disorder that causes repeated you अनवांटेड थॉट। ठीक है। इसका क्या मतलब होगी, जो यह एक प्रकार का मानसिक विकार तो है, पर क्या होगा, जो इसके कारण क्या होता, आपके मन में क्या होगा, बार बार अनचाहे विचार आने लगते हैं। ठीक है। यानी किसी प्रकार के भी विचार आने लगते हैं। ठीक है। टू गेट राइड ऑफ अनवांटेड थॉट ही या सी परफॉर्म द सेम टास्क एक्टिविटी अगेन एंड अगेन। इसका क्या, अगर किसी प्रकार को किसी भी व्यक्ति को ये डिसऑर्डर है तो वो क्या करेगा कि वे एक ही कार्य को बार बार करता है, या किसी भी टास्क और एक्टिविटी को बार बार करने लगता है। ठीक है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। ठीक है। चलिए अब कोशिश बात कर लेते हैं, कोशिश क्या क्या होंगे OCD के। ठीक है। दैट एग्जिस्ट कोशिश ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज स्टिल अननोन, यानी आज तक क्या है, इसका कोई एग्जैक्ट यानी कोई भी ज्ञात आज तक कोशिश कारण नहीं मिला है। ठीक है। आज तक कोई भी सटीक कारण इसके लिए नहीं मिला है, इसलिए आज भी यह अज्ञात है। ठीक है। रिसर्च स्टडीज सजेस्ट दैट देयर मे बी ए प्रॉब्लम विद द वे वन पार्ट ऑफ द ब्रेन सेंड इंफॉर्मेशन टू अनदर पार्ट। ठीक है। यानी शोध अध्ययनों से पता चलता है कि मस्तिष्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में सूचना भेजने के तरीके में समस्या हो सकती है। यानी क्या है कि अगर आपके मस्तिष्क में किसी प्रकार की सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने में अगर समस्या है तो उसका ये कारण हो सकता है। ठीक है। सेरोटोनिन इज द केमिकल इन द ब्रेन दैट सेंड मैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। ठीक है। सेरोटोनिन एक प्रकार का जो रसायन है, क्या करता है कि एक रसायन है जो क्या करेगा, एक भाग से दूसरे भाग में संदेश भेजने का कार्य करता है। ठीक है। ठीक है। इनसफिशिएंसी ऑफ सेरोटोनिन में हेल्प इन कोजिज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है। सेरोटोनिन की जो है, अगर सेरोटोनिन अगर किसी में कम होगा तो उसको ये डिसऑर्डर होने के चांसेस अधिक हो सकते हैं। ठीक है। अधिक हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा डिसेबिलिटी एटिट्यूड्स, यानी जो डिसेबिलिटी यानी विकलांगता के लिए जो भी व्यक्ति हैं, विकलांगता वाले, उनके लिए क्या क्या शिष्टाचार होने चाहिए, हमें उनसे किस प्रकार से पेश आना चाहिए। ठीक है। चलिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हेन टॉकिंग विद ए पर्सन विद ए डिसेबिलिटी स्पीक डायरेक्टली टू दैट पर्सन रादर देन थ्रो ए कंपेनियन और साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। यानी क्या, विकलांग व्यक्ति के समय हमें विकलांग व्यक्ति से बात करते समय क्या करना चाहिए, हमें उनसे सीधे बात करनी चाहिए, ना कि किसी के थ्रू बात करनी चाहिए। ठीक है। उससे क्या होगा कि उसको कंपेनियन और मतलब किसी भी साइन के थ्रू उससे बात करनी चाहिए जिससे उसको अच्छा लगे, यानी किसी भी साइन होगा या उसका कोई कंपेनियन उसके थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, व्हेन इंट्रोड्यूस टू ए पर्सन विद ए डिसेबिलिटी it is appropriate to offer to shake hand people with limited hand use or who wear on artificial limb can usually shake hand। ठीक है। यानी कि shaking hand with the left hand is an acceptable greeting। यानी क्या है, अगर आप किसी भी विकलांग व्यक्ति से मिल रहे हैं तो उससे आपको हाथ मिलाना चाहिए। ठीक है। इससे क्या होगा कि जो व्यक्ति, अगर जिस व्यक्ति का अगर हाथ नहीं है, अगर उसने कोई भी कृत्रिम अंग पहना है, यानी उसने कोई भी आर्टिफिशियल आपके अंग ग्रहण किया, तो उसका आप हाथ हिला सकते हैं, यानी हाथ हिलाकर भी उसका अभिवादन कर सकते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा, अगर आपने देखा होगा कि शेकिंग हैंड विद द लेफ्ट हैंड, यानी क्या होगा, बाएं हाथ से हाथ मिलाना एक सबसे अच्छा अभिवादन माना गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हेन मीटिंग ए पर्सन हु इज visually impaired always identify yourself and other who may be with you। ठीक है। इसका क्या मतलब है, जो विकलांगता वाले जो ऐसे व्यक्ति है जो नेत्रहीन है, ठीक है, हमेशा अपने आप और दूसरों को पहचानने जो आपके साथ है उनसे क्या करना चाहिए, हमेशा आपको बात करनी चाहिए। ठीक है। यानी उनको पहचानना
चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, उनको अच्छा लगेगा। ठीक है, व्हेन कन्वर्जिंग इन ए ग्रुप रिमेंबर टू आइडेंटिफाई द पर्सन टू whom आर स्पीकिंग। ठीक है, यानी क्या करना चाहिए, अगर आप ग्रुप में कन्वर्जिंग कर रहे हैं तो आप उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनसे बातें करनी चाहिए। ठीक है, इफ़ ही नेक्स्ट है हमारा, इफ़ यू ऑफर असिस्टेंस वेट अंटिल द ऑफर इज एक्सेप्टेड। ठीक है, यानी क्या होगा, यदि आप किसी के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं तो उसको क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, देन लिसन टू और आस्क फॉर इंस्ट्रक्शन, यानी क्या होगा, उनसे उनके निर्देश पूछने चाहिए, उनको आप सुनना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का शिष्टाचार आपको निभाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ट्रीट अडल्ट्स एज अडल्ट्स। ठीक है, यानी क्या अगर करना चाहिए आपको, इससे क्या होगा आपको, ये थोड़ा, ठीक है, वो थोड़ा स्क्रीन प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, ट्रीट अडल्ट्स एट अडल्ट्स, यानी क्या होगा, आपको अडल्ट्स यानी जो वयस्क है उनको वयस्क के समान ही आपको ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, एड्रेस पीपल हु हैव डिसेबिलिटी बाय देयर फर्स्ट नेम ओनली व्हेन एक्सटेंडिंग द सेम फेमिलियरिटी टू ऑल अदर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि जिनके पास पहले नामों से ही विकलांगता है, ठीक है, जब वे अन्य सभी के समान परिचित हो। ठीक है, यानी कि अगर ऐसा आपको करना चाहिए तो ऐसे लोगों को आपको क्या करना चाहिए, संबोधित करना चाहिए। ठीक है, नेवर पैट्रोनाइज पीपल हु यूज व्हील चेयर बाई पैटिंग फ्रॉम वन पैटिंग दैम ऑन द हैंड और शोल्डर, यानी कि जो व्हील चेयर पर जो विकलांग व्यक्ति है, कभी भी आपको उनकी पीठ पर थपथपाना नहीं चाहिए या उनके सिर और कंधे पर थपथपाना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा, लीनिंग और हैंगिंग ऑन टू ए पर्सन व्हील चेयर इज सिमिलर टू लर्निंग ऑन हैंगिंग ऑन टू ए पर्सन एंड इज जनरली कंसिडर्ड एनोइंग। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि जब भी कोई पर्सन, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को व्हील चेयर पर लेटाना या लटकाना किसी भी लटकने के समान है। ठीक है, यानी क्या होगा, उसको हैंगिंग के लिए एक प्रकार से समान है। ठीक है, ठीक है, द चेयर इज अ पार्ट ऑफ द पर्सनल बॉडी स्पेस द पर्सन हु यूज इट, यानी क्या होगा, किसी भी विकलांग व्यक्ति के लिए उसकी चेयर उसका एक बॉडी पार्ट है। ठीक है, ये उसको समझना चाहिए। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि उसको उस चेयर के, यानी जो व्हील चेयर है, आपको उस पर लटकना नहीं चाहिए या उसको धक्का नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये भी एक विकलांगता के लिए शिष्टाचार का एक महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, लिसनिंग अटेंटिवली व्हेन यू आर टॉकिंग विद ए पर्सन हु हैज डिफिकल्टी स्पीकिंग। ठीक है, ठीक है, इसका क्या मतलब, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसे बोलने में कठिनाई है तो क्या करना चाहिए, आपको उसे ध्यान से सुनना चाहिए। बी पेशेंस एंड वेट फॉर द पर्सन टू फिनिश, यानी आपको पेशेंस रखना चाहिए और उसको, उस व्यक्ति को ख़त्म होने तक आपको वेट करना चाहिए, रेदर देन करेक्टिंग और स्पीकिंग फॉर द पर्सन। ठीक है, ठीक है, यदि आवश्यक हो तो क्या करना चाहिए, आपको उसको, आपकी उसकी स्पीकिंग को करेक्ट करना चाहिए। ठीक है, इफ़ नेसेसरी आस्क शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर ज़रूरत तो आपको क्या करना चाहिए, छोटे क्वेश्चन पूछने चाहिए, दैट रिक्वायर्ड शॉर्ट आंसर, और छोटे उत्तरों की आपको मतलब रिक्वायर करना चाहिए शॉर्ट आंसर की। ठीक है, ए नोड और शेक ऑफ द हेड। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर आप ऐसा नहीं है तो आप अपने सिर को थोड़ा सा हिला सकते हैं या आप उसको झटका दे सकते हैं। ठीक है, नेवर पेशेंस टू अंडरस्टैंड इफ़ यू आर हैविंग डिफ़िकल्टी डूइंग सो। ठीक है, अगर ऐसा करने में या आपको समझने में परेशानी हो रही है तो कभी भी आप ऐसा न करें। ठीक है, इंस्टेड रिपीट व्हाट यू हैव अंडरस्टूड एंड अलाउ द पर्सन टू रेस्पोंड।
ठीक है। इसका काम अगर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इसके बजाय आप क्या करेंगे, उसे आप समझाएंगे या उस व्यक्ति को उसे दोहराएंगे और व्यक्ति के प्रतिक्रिया का मतलब उस व्यक्ति को क्या, विकलांग जो व्यक्ति है उसकी प्रतिक्रिया आप देने की उसको अनुमति दे, यानी उसको उस प्रतिक्रिया के लिए प्रोत्साहित करे या उत्साहित करे। ठीक है। लास्ट है हमारा, द रिस्पॉन्स विल क्लू यू इन एंड गाइड योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। प्रतिक्रिया आप मतलब आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, आपको उसकी समझ देने के लिए आपको क्या करेगी, निर्देशित करेगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, व्हेन स्पीकिंग विद ए पर्सन हु यूज ए व्हील चेयर और ए पर्सन हु यूज क्रोचेस, प्लेस योरसेल्फ एट आई लेवल इन फ्रंट ऑफ द पर्सन टू फैसिलिटेट द कन्वर्सेशन। ठीक है। इससे क्या होगा, अगर कोई भी व्यक्ति जो मतलब क्या होगा, जिस व्यक्ति के साथ आप बात कर रहे हैं अगर वो व्हील चेयर पे या उसके हाथ में बैसाखी है तो क्या करना चाहिए, आपकी जो है मतलब जो आप क्या है कि आप अगर व्हील चेयर वाला व्यक्ति है तो आप अपने घुटनों पर बैठकर उसकी आंखों के सामने आप आंखों के साथ आंखें मिलाकर उससे बात करें। ठीक है। यानी क्या है कि उसके आई लेवल और आपका आई लेवल एक साथ होना चाहिए ताकि उसको ऐसा ना लगे कि वो या आप उसके लिए अच्छा शिष्टाचार नहीं निभा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, टू गेट द अटेंशन ऑफ ए पर्सन हु इज डीफ, टैप द पर्सन ऑन द शोल्डर और वेयर योर हैंड। ठीक है। ठीक है। इसका क्या मतलब होगा कि अगर कोई भी विकलांग व्यक्ति है तो आप उसके कंधे पर या उस व्यक्ति के हाथों पर धीरे से हाथ सहला देंगे तो उससे क्या होगा कि उस व्यक्ति का या विकलांग व्यक्ति का जो आकर्षण है वो आपके पास हो जाएगा, यानी धीरे से उस व्यक्ति को अच्छा भी लगेगा। ठीक है। लुक डायरेक्टली एट द पर्सन एंड स्पीक क्लियरली। ठीक है। यानी क्या होगा, उस लुक डायरेक्टली यानी आपको सीधे देखना चाहिए और उस व्यक्ति के साथ आपको क्लियरली बात करनी चाहिए। ठीक है। स्लोली एंड एक्सप्रेसिवली टू डिटरमाइन इफ द पर्सन कैन रीड योर लिप्स। ठीक है। यानी क्या, स्लोली करना चाहिए और ऐसे एक्सप्रेशन देना चाहिए कि जो वह व्यक्ति है आपके होठों को भाषा को भी समझ सके। ठीक है। नोट ऑल पीपल हु आर डीप कैन रीड लिप्स। ठीक है। जो लोग जो है डीप या मतलब लीड जो मतलब बहरे नहीं है और वे होठ नहीं पढ़ सकते तो उनके लिए क्या करेंगे, बी सेंसिटिव फॉर दोज वो, ये यहाँ से शुरू है। ठीक है। फॉर दोज वो डू लीप रीड, यानी जो होठों को भाषा को पढ़ सकते हैं। बी सेंसिटिव टू देयर नीड्स बाय प्लेसिंग योर सेल्फ सो दैट यू फेस द लाइट सोर्सेज एंड कीप हैंड्स। ठीक है। कैगरीट्स एंड फूड अवे फ्रॉम योर माउथ व्हेन स्पीकिंग। ठीक है। यानी क्या होगा, जो लोग रीड नहीं कर सकते होठों की भाषा को, वे अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने आप को संवेदनशील रखते हैं और किसी भी लाइट का प्रकाश का वे सामना कर सकते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा कि उससे आपको समझने में, ठीक है, उससे क्या होगा कि मतलब वे आपको अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है। इसके लिए आपको बोलते समय आपको क्या करना है कि जो उनके हाथों में सिगरेट है या भोजन है आदि को अपने उनके मुंह से दूर रखना चाहिए। ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारा, रिलैक्स। ठीक है। रिलैक्स, डोंट बी इम्प्रेस्ड। ठीक है। रिलैक्स करना चाहिए यानी आराम करना चाहिए। डोंट बी इम्प्रेस्ड इफ़ यू हैपन टू यूज एक्सेप्टेड। ठीक है। यदि आप स्वीकार किए जाते हैं तो सामान्य अभिव्यक्तियाँ दें, यानी क्या, अगर आप अच्छा शिष्टाचार निभाते हैं तो उसको के लिए क्या करना चाहिए, कॉमन एक्सप्रेशन सच एज सी यू लेटर और डिड यू हेयर अबाउट दैट। ठीक है। क्या करना चाहिए, अगर ऐसी अभिव्यक्तियाँ देंगे तो क्या करेंगे, आप उनको बोल सकते हैं कि हम सी यू लेटर यानी बाद में मिलते हैं, या क्या आपने ऐसा नहीं सुना है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है। दैट सीम्स टू रिलेट टू ए पर्सन डिसेबिलिटी। ठीक है। इससे क्या होगा कि ऐसा लगता है किसी व्यक्ति की विकलांगता से संबंधित है। ठीक है। अगर ये आपको ऐसा बोलने से अगर उनको लगेगा कि आप व्यक्ति जो है विकलांगता से संबंधित है। ठीक है। दैट सीम्स
सॉरी, डोंट बी अफेयर्ड टू आस्क क्वेश्चन व्हेन यू अनश्योर ऑफ व्हाट टू डू। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब आप सवाल न करें कि आपको क्या करना है, तो यह पूछने से डरना चाहिए, यह पूछने से आपको बचना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ठीक है, क्या क्या एडवांटेज हो गए फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ के किसके लिए, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं। ठीक है, यानी विशेष आवश्यकता वाले जो भी हमारे चिल्ड्रंस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा रिड्यूस लेवल ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी में हेल्प इन रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आपका लेवल ऑफ एंजाइटी है, लेवल ऑफ स्ट्रेस है, लेवल ऑफ डिप्रेशन है, फिजिकल एक्टिविटी इन सभी को रिड्यूस करने में क्या करेगी, सहायता करती है। ठीक है, जो विभिन्न प्रकार की डिसेबिलिटी से आपको बचा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूविंग द सोशल इंटरेक्शन अमंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ठीक है, क्या होगा कि जो इम्प्रूव करेगा सोशल इंटरेक्शन को। ठीक है, यानी जो आपका सामाजिक संपर्क है वो क्या होगा, बेहतर होगा। ठीक है, यानी क्या होगा, इसका मतलब है कि जो आपकी शारीरिक क्रिया है वे आपके सामाजिक जो संपर्क है उसमें सुधार कर सकती है या उसके सुधार करने का पर्याप्त अवसर प्रदान कर सकती है। ठीक है, सोशल रिलेशन आर डेवलपिंग ड्यूरिंग इन्वॉल्वमेंट इन फिजिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, सामाजिक संबंध जो है शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने के दौरान आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा वे क्या हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेटर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। ठीक है, क्या होगा, जो आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ है और इमोशनल जो हेल्थ है वो क्या होगी, बेटर यानी अच्छी होगी। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज़ आर बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बिकॉज सच एक्टिविटीज़ इम्प्रूव साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। ठीक है, यानी क्या होगा, फिजिकल एक्टिविटी का आगे बेनिफिशियल होगी किसके लिए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, बिकॉज ये एक्टिविटी क्या करेगी, आपको साइकोलॉजिकल रूप से इम्प्रूव करेगी और इमोशनल हेल्थ को भी आपको इम्प्रूव करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कोग्निटिव बेनिफिट, यानी आपके जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें क्या क्या ये होंगे आपके लाभ। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी लीड टू कोग्निटिव स्किल इम्प्रूवमेंट इन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, यानी क्या होगा, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, आपकी शारीरिक गतिविधि है, उनके द्वारा क्या होगा कि जो आपका संज्ञानात्मक विकास है वो डेवलप होगा। ठीक है, क्या होगा, इन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, यानी क्या होगा, विकलांगता वाले बच्चों के साथ भी ऐसा। ठीक है, क्या उसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, दीज एक्टिविटी अलाउ देम टू डिसऑर्डर एंड एक्सेस स्ट्रेंथ दैट कैन नॉट बी चैलेंज इन द क्लासरूम सीटिंग। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये गतिविधियाँ उन शक्तियों को खोजने और उपयोग करने की अनुमति देती है जो किसी भी दूसरे बच्चों में नहीं हो सकती, और क्या कक्षा सेटिंग में भी ये यानी क्लासरूम सेटिंग में भी आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट आज के यूनिट का, स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ठीक है, यानी क्या क्या स्ट्रेटेजी आप अपनाओगे किसके लिए, फिजिकल एक्टिविटी को बनाने के लिए। ठीक है, फर्स्ट है आपका मेडिकल चेकअप। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कि मेडिकल चेकअप में आपको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, इफ़ यू वांट टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ठीक है, ठीक है, इससे क्या होगा, यदि हम विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं उनके लिए अगर हम शारीरिक जो गतिविधियाँ उनको हम अगर सरल बनाना चाहते हैं तो क्या करना होगा, वी नीड टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, यानी क्या होगा, हमें आवश्यकता होगी क्या, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी की समझने के लिए ऑफ चिल्ड्रन, एंड फॉर दिस पर्पज कंप्लीट मेडिकल चेकअप ऑफ द चिल्ड्रन इज़ रिक्वायर्ड। यानी क्या कि हमें पहले उसकी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी को जानना होगा कि बच्चे में किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, पर इसी उद्देश्य के लिए हमें क्या करना पड़ेगी, उसका
पूर्ण जो है मेडिकल चेकअप कराना पड़ेगा, ठीक है, उसकी आवश्यकता हमको पड़ेगी, ठीक है। बिकॉज विदाउट कंप्लीट मेडिकल चेकअप, यानी बिना मेडिकल चेकअप के क्या होगा, द टीचर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन कैन नॉट कम टू नाउ अबाउट द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी चाइल्ड इज फेसिंग, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, इससे अगर हम इसकी चिकित्सा नहीं करें तो शारीरिक शिक्षा का जो शिक्षक है उसको यह पता ही नहीं चलेगा कि बच्चा किस प्रकार की विकलांगता को, यानी बच्चे की जो है किस प्रकार की विकलांगता का बच्चा सामना कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, ठीक है। यानी क्या जो हमारी एक्टिविटी हो क्या कि इंटरेस्ट के आधार पर होनी चाहिए, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, यानी जो फिजिकल एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, किस पे, इंटरेस्ट के आधार पर बनी होनी चाहिए, ठीक है। एप्टीट्यूड, एबिलिटी, प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड लिमिटेशंस ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो बच्चों की एक्टिविटी है, एप्टीट्यूड है, एबिलिटी है, वो क्या होना चाहिए कि जो उनकी शारीरिक गतिविधियां है, योग्यता है, उनके आधार पर होनी चाहिए, या उनकी जो पुराने एक्सपीरियंस है, पुराने अनुभव है, उनके लिमिटेशन है, उसके आधार पर क्या होना, इन एक्टिविटी का निर्धारण यानी उनके होना चाहिए, ठीक है। द टीचर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड हैव डीप नॉलेज ऑफ लिमिटेशंस, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। क्या होगा, शारीरिक शिक्षा के जो टीचर्स है उसको क्या है, ये डीप नॉलेज होनी चाहिए किसकी, लिमिटेशंस की, इंटरेस्ट की और एप्टीट्यूड्स ऑफ चिल्ड्रन की, यानी बच्चों के एप्टीट्यूड्स की पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, ठीक है। यानी क्या डिफरेंट होनी चाहिए, क्या क्या हमारी इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज, ए वेराइटी ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज सच एज वर्बल, ठीक है। यानी क्या होगी, आपकी जो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन की स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए, मौखिक होनी चाहिए, यानी वर्बल होनी चाहिए, यानी डिफरेंट भी होनी चाहिए और वर्बल भी होनी चाहिए। विजुअल एंड पीयर टचिंग टीचिंग शुड बी यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो गतिविधियां हैं उनके लिए परफॉर्म करने के लिए वे बच्चे स्वतंत्र होने चाहिए, या वेरियस टाइप की उनके लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। बाय द चिल्ड्रन गेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न बाय देयर ओन एंड बिकम इंडिपेंडेंट, यानी क्या है, इसके द्वारा क्या है, इसके द्वारा बच्चों को सीखने में और स्वतंत्र होने का पूरा अवसर उनको मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ रूल्स, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, रूल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। रूल्स कैन बी मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी क्या है, जो हमारे रूल्स हैं उनको बच्चों के जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनके आधार पर हमें उनको मॉडिफाई करना चाहिए। दे कैन बी प्रोवाइड एक्स्ट्रा टाइम और अटेम्प्ट टू परफॉर्म ए फिजिकल एक्टिविटी, यानी क्या होगा, उनको हमें प्रोवाइड करना चाहिए एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट और एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी के लिए हम उनको प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। उनको अधिक से अधिक चांस में देने चाहिए, ठीक है। लास्ट है हमारा स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, यानी क्या होगा, एक अच्छा वातावरण, ठीक है, यानी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। फॉर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन द एरिया शुड बी लिमिटेड, इन केस ऑफ चिल्ड्रन हु हैव ऑटिज्म दे मस्ट बी प्रोवाइड स्पेसिफिक एरिया बिकॉज दे मे नीड सम टाइम टू रिलैक्स, यानी क्या होगा, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए क्या होगा, क्षेत्र जो है सीमित होना चाहिए। यदि जिन बच्चों को ऑटिज्म है उन्हें विशेष क्षेत्र प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें जो है आराम करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि जो फिजिकल एजुकेशन फील्ड में जो स्पेशल नीड वाले जो बच्चे हैं, यानी दिव्यांग जो बच्चे हैं, कि वे किस प्रकार की डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं या गुजरते हैं, तो उनके लिए हमें किस प्रकार की स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए, किस प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी उनके लिए हमें प्रिपेयर करना चाहिए, और विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियाँ हमें किस प्रकार से उनके लिए करानी चाहिए, ठीक है। तो हमें इस चैप्टर के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमें ऐसे दिव्यांग बच्चों का
अधिक से अधिक ख्याल रखना चाहिए ताकि उनको ऐसा एहसास ना हो कि वे दिव्यांग है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगली वीडियो जल्द ही मैं यूनिट 5 की अपलोड कर दूंगा, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का अभ्यास करेंगे और घर पर रहकर आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे ताकि इस महामारी बीमारी से जल्द ही देश को मुक्ति मिल जाए और हम खुशी खुशी दोबारा से अपने जीवन की शुरुआत कर सकें। ठीक है, चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।